अध्याय 21। मैं वास्तव में उसे जानता हूँ। संपादन फोन खा खा। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तान खा ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया। अपने बगल में बैठे को ताम तिन्हे की ओर देखा और पूछा, क्या? गु शिनकिंग ने असमंजस में उसकी ओर देखा। नए शिक्षक के आने के बाद तुम्हारी अभिव्यक्ति इतनी अजीब क्यों हो गई? यह भी अजीब लग रहा है। बोलते हुए गु शिनकिंग ने बहुउद्देशीय कमरे में ऊंचे मंच को देखा, एक बार छोटे मंच पर खड़े हुए जिंगयान को देखा, फिर वह और भी अधिक संदिग्ध रूप से मुड़ी। मुझे लगता है कि शिक्षक हो बहुत सुंदर दिखते हैं। जब वे छोटे थे तो वे एक हॉट आदमी रहे होंगे, लेकिन आप उनकी शक्ल से क्यों डरती हैं? तनखा ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया। भय के कारण उसकी हृदय गति भी धीरे धीरे सामान्य हो गई। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और चुपचाप आह भरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह हमारे शिक्षक बनेंगे। कौन? को ताम तिन्ह आश्चर्यचकित हुए। आप इस नए शिक्षक को जानते हैं? तनखा चुप हो गया। उसे पता नहीं होना चाहिए। कम से कम इस जीवन में उसे हो जिंगयान से कभी भी कोई मुठभेड़ नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि उसके पिछले जीवन में हो जिंगयान ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। बड़े और ठंडे हो परिवार में हो झोंगलो को छोड़कर जो कभी कभार उसके साथ होता था, ज्यादातर समय एकमात्र व्यक्ति जो तनखा से बात करने की हिम्मत करता था वह हो जिंगयान था। हो जिंगयान एक चाचा की तरह थे जिन्होंने उसकी देखभाल की, उसे सांत्वना दी और ज्ञान भी दिया। अपने पिछले जीवन में जब वह एक ऐसे अंधकारमय समय से गुजर रही थी जिसमें वह लगभग आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थी, तो यह हो जिंगयान ही थी जिसने उसे जीना सिखाया था। अब तक उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि हो जिंगयान ने एक बार उससे क्या कहा था, जीवन का मतलब गुलाब देखने के लिए कांटों को तोड़ना नहीं है, नहीं इंद्रधनुष देखने के लिए तूफानों से गुजरना है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी कांटों से भरी होती है जो हवा और बारिश को झेलते हैं। उसे गुलाब और इंद्रधनुष की तलाश में दर्द से नहीं, बल्कि कांटों पर नाचना और हवा और बारिश में गाना सीखना चाहिए। ये शब्द ही थे जिन्होंने अंत तक उसका साथ दिया। यद्यपि अंत को अभी भी बदला नहीं जा सका, फिर भी वह सचमुच आभारी थी कि उसके जीवन में एक शिक्षक जैसा व्यक्ति आया था। यह सिर्फ इतना है कि तनखा ने कभी नहीं सोचा था इस जीवन में हो जिंगयान वास्तव में उसका शिक्षक बन जाएगा। वैसे भी उसकी समझ के आधार पर हो जिंगयान एक विश्वविद्यालय से आई थी। उसकी पृष्ठभूमि बहुत शानदार थी और उसने विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर का पद संभाला था। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसे हो झोंगलो के पिता हो शेंगफेंग ने गोद लिया था। वह उस साल हो शेंगफेंग की मदद से विदेश में पढ़ाई कर रहा था। इसलिए जब हो शेंगफेंग पहले से ही बूढ़ा हो गया और उसने हो जिंगयान से अपने इकलौते बेटे हो झोंगलो की मदद करने के लिए चीन लौटने को कहा, तो हो जिंगयान ने अपने उज्जवल भविष्य को त्याग दिया और हो परिवार की देखभाल करने के लिए चीन लौट आया। हो परिवार की संपत्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जिंगयान उन सभी को बड़े करीने से और व्यवस्थित तरीके से संभाल सकता है। अपने पिछले जीवन में जब किनके की बड़ी बहन किनयान ने हो परिवार में शादी की, हो जिंगयान पहले से ही 40 साल की थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि हो जिंगयान हो परिवार और हो झोंगलो के प्रति कितनी वफादार और समर्पित थी, और इस हो परिवार के बटलर की क्षमता और स्तर को और भी स्पष्ट रूप से समझती थी। यही कारण था कि जब हो जिंगयान कियांदे हाई स्कूल में आया तो किनके को सचमुच ऐसा लगा जैसे वह एक सपने में था। लेकिन तनखा को कुछ याद आया। उसकी आंखें हल्की सी हिली। अपने पिछले जीवन में जब वे बातचीत करते थे तो ऐसा लगता था कि हो जिंगयान ने वास्तव में उससे इसका उल्लेख किया था।
और कहा था कि उनकी जीवन शैली शिक्षण और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना था, उन बच्चों की मदद करना जिन्होंने अभी तक दुनिया को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था और उन्हें अपना भविष्य चुनना था। तो अब इस जीवन में क्या वह इस तरह के जीवन में खड़ा है? तनखा की मनोदशा अत्यंत जटिल थी। उसने अपना सिर उठाकर बहुउद्देशीय कमरे में ऊंचे मंच की ओर देखा। हो जिंगयान छोटे मंच के पीछे खड़ा था। हो जिंगयान की वर्तमान उपस्थिति और उसका पिछला जीवन अलग नहीं है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति अपनी उम्र को स्थिर करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था, जिससे दूसरों के लिए उसकी उम्र का अनुमान लगाना असंभव हो गया। जाहिर है इस बिंदु ने अन्य छात्रों का ध्यान भी आकर्षित किया। 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने मजाक में पूछा, शिक्षक होक, इस साल आपकी उम्र क्या है? मंच पर माइक्रोफोन एडजस्ट करते हुए हो जिंगयान ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। ध्यान से देखने के बाद वह हल्की सी हंसी। मेरी उम्र संभवतः यहाँ के अधिकांश लोगों से दोगुनी या उससे अधिक है। हाँ, छात्राएं आश्चर्यचकित हो गईं और उनकी आवाजें निकल गईं। उनकी उम्र से दुगुनी यानी लगभग 36 साल की, लेकिन पहली नजर में हो जिंगयान केवल 30 के आसपास की उम्र का था। यह अविश्वसनीय है। कुताम तिन भी भावुक हुए बिना नहीं रह सके। खाखा, तुम्हें क्या लगता है? पहली नजर में तो वह 36 साल का व्यक्ति नहीं लगता। हाँ, तनखा असहाय होकर मुस्कुराया। यदि वे 40 वर्ष की उम्र में हुओ जिंगयान को देख पाते तो पाते कि उस समय उसका रूप वैसा ही था जैसा कि 30 वर्ष की उम्र में था। जैसे ही उसने जवाब देना समाप्त किया, तनखा की आंखें अचानक बंद हो गईं। वह अपनी सांस रोके बिना न रह सकी। 36 वर्ष की उम्र अगर उसे सही से याद है तो हो जिंगयान ने एक बार उसे बताया था कि अपने 36वें जन्मदिन पर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहेगा। उस फैसले की वजह से एक कार दुर्घटना में उसे अपनी सबसे प्यारी महिला से पूरी तरह से हाथ धोना पड़ा। तनखा ने उत्सुकता से अपने बगल में खड़े को ताम तिन्ह की ओर देखा। तैम तिन्ह, आज कौन सा दिन है? हाँ, आज कौन सा दिन है? मुझे देखने दो। गुशिनकिंग किनके से डर गई थी। उसने जल्दी से समय देखने के लिए अपना फोन उठाया। उसने आधा समय देखा और अचानक होश में आई। हमने 1 सप्ताह पहले ही स्कूल जाना शुरू किया है। आज निश्चित रूप से 7 सितंबर है। तनखा का तनावग्रस्त शरीर अचानक शिथिल हो गया। कुछ ही सेकंड में उसकी पीठ पर पसीने की एक पतली परत उभर आई। 7 सितंबर। और हो जिंगयान का जन्मदिन अक्टूबर के अंत में था, इसलिए अभी भी समय था। हो जिंगयान ही वह व्यक्ति था जिसने उसकी जान बचाई। उसने सोचा कि स्वर्ग ने उसे वापस लौटने की अनुमति दी है। शायद यह उसे उस व्यक्ति को चुकाने का मौका भी दे रहा है जिसने उसकी मदद की थी। वह निश्चित रूप से हो जिंगयान को उस निर्णय को रोकने में मदद करेगी जो उस दुर्घटना का कारण बना। गुशिनकिंग अभी भी वहीं बैठी हुई थी। हतप्रभ, खाखा, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम वाकई ठीक नहीं लग रही हो। क्षमा मांगना। तान खाने को ताम तिन की ओर क्षमा प्रार्थी भाव से देखा। क्या मैंने अभी तुम्हें डरा दिया था? मैं वास्तव में ठीक हूँ। क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ है? तान खा कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर स्पष्ट रूप से बोला, वास्तव में आपने पहले सही अनुमान लगाया था। मैं हो जिंगयान को जानता हूँ। हन को ताम तिन्ह ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तो आप लोग गलत मत समझिए, मैं तो बस उसे एक तरफा तौर पर ही जान पाई हूँ। तनखा ने एक पल के लिए सोचा। अपने पिछले जीवन में हुओ जिंगयान की समझ के आधार पर उसे एक कारण मिल गया। मुझे हमेशा से कला से प्यार रहा है, चाहे वह संगीत हो, नृत्य हो या पेंटिंग।
संयोग से श्री हुओ जिंगयान मेरे पसंदीदा चित्रकार हैं। कुत्ताम तिन्ह की आंखें चौड़ी हो गईं। वह एक चित्रकार है। थोड़ा सोचने के बाद गु शिनकिंग को समझ में आया, कोई आश्चर्य नहीं कि स्कूल ने इतने युवा और सुंदर पुरुष देवता को हमारा शिक्षक नियुक्त किया है। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, मंच के पीछे हुओ जिंगयान ने व्याख्यान देने के लिए अपनी आंखें खोलीं। इस समय वह मुस्कुराया और छात्रों की ओर देखा। टी रॉ का मतलब टी है, इसलिए मैंने इसे टी के रूप में रखा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ टी संभवतः पावर पॉइंट है। किएन डुक में पदभार ग्रहण करना बहुत अच्छा है और आप सभी से मिलना और भी अधिक अच्छा है। हम एक सेमेस्टर के लिए एक साथ रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम एक साथ मौज मस्ती करेंगे और साथ ही अपने लिए कुछ हासिल भी करेंगे। छात्रों ने स्वतः ही ताली बजाई, लेकिन हुओ जिंगयान ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाकर उन्हें रुकने का संकेत दिया। इस क्लास में मैं सभी को कुछ बुनियादी कार्यक्रम सिखाऊंगा। जैसे ही उसने कहा, हुओ जिंगयान ने अपनी नोटबुक खोली। पहले पृष्ठ पर 4 बड़े शब्द थे, कला प्रशंसा। पृष्ठभूमि एक पश्चिमी पेंटिंग लग रही थी। अधिकांश छात्र इस शैली और ड्राइंग से अपरिचित थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चूहा अभी कूदा। अगला पृष्ठ हुओ जिंगयान का आत्म परिचय पृष्ठ है। लेकिन हुओ जिंगयान फिर भी नहीं रुका। सीधे सरसरी निगाह से देखते हुए उसी समय शांति से मुस्कुराते हुए बोला, आत्म परिचय एक बेकार हिस्सा है, चलो इसे छोड़ देते हैं। लेकिन अपने होमरूम शिक्षक को मत बताना कि मैंने ऐसा कहा था। सभी छात्र जोर से हंसने लगे। लेकिन कुछ तेज तर्रार छात्र भी थे, जिन्होंने अदृश्य प्रकाश वाले स्कूल के नाम की एक झलक पहले ही देख ली थी, और उनमें से एक धीमी आवाज में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। मिस्टर हो, हम आपका आत्म परिचय देखना चाहते हैं। यह सही है, मिस्टर हो। चाहे कुछ भी हो, आपको हमें आपको जानने का मौका देना होगा, ताकि हम एक साथ खुशी से रह सकें, है ना? हुओ जिंगयान इन अत्यंत असभ्य छात्रों से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। यह सुनकर उसने अपनी हरकतें रोक दी। उसने अपनी पीठ सीधी की और कहा, यह आत्म परिचय भी पहली छाप का एक स्टीरियोटाइप है, इसलिए जब बात साथ चलने की आती है तो यह बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। छात्रों में निराशा देखकर वे हंसे। क्या तुम सचमुच देखना चाहते हो? छात्रों की आंखें तुरंत चमक उठीं। यह सही है, टीचर हो, हमें दिखाओ। ठीक है। हुओ जिंगयान के पास पिछले पृष्ठ पर वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तनख्वाह मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन अन्य छात्रों के पास यह नहीं था। अधिकांश लोग इस चमकदार, शानदार बायोडाटा को देखकर लगभग अंधे हो गए थे। कुछ ही सेकंड बाद बहुउद्देशीय कमरे की लॉबी से केवल आश्चर्य और प्रशंसा भरी चीखें ही सुनाई देने लगी। तदनुसार अनगिनत प्रशंसा भरी निगाहें हुओ जिंगयान की ओर देखने लगी। हुओ जिंगयान ने असहाय होकर अपनी तर्जनी उंगली मोड़ी और अपनी कनपटी खुजाली। उसने मजाक करते हुए कहा, यह पेज आपके स्कूल टीचर ने बनाया है। इसके अंदर प्रशंसा के कई शब्द हैं, इसलिए आपको केवल 3 भाग पढ़ने की जरूरत है। ज्यादा मत सोचिए। स्वाभाविक रूप से छात्रों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। प्रशंसा के शब्दों के बिना भी वे बायोडाटा वास्तविक थे, जो कि किएन डुक हाई स्कूल के किसी भी शिक्षक को अपने बराबर न होने पर शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त थे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि स्कूल ने ऐसे महान भगवान को कहां से आमंत्रित किया। यह सही है, ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में हाई स्कूल में पढ़ाता है। हम वास्तव में भाग्यशाली हैं। वह आर्टिस्ट एसोसिएशन में है। मेरे परिवार के बुजुर्ग भी उसमें हैं। वह एसोसिएशन बहुत सख्त है, फिर भी उसमें एक युवा सदस्य है। मैं पुरुष भगवान को बदलना चाहता हूँ। छात्राएं आश्चर्य से चर्चा कर रही थी।
पहली पंक्ति में बैठी तान येन की आंखें भी उत्साहित हो गईं। यह सचमुच ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर है। इससे पहले उन्हें गोथान वियत से संपर्क करने के लिए अपना पूरा प्रयास करना पड़ा था, क्योंकि वह उनके संपर्कों और रिश्तों के नेटवर्क के साथ साथ उनके बोलने के अधिकार और उद्योग में उनकी स्थिति को महत्व देती थी। लेकिन तान खा की वजह से गोथान वियत की उसके बारे में धारणा पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसके सभी पिछले प्रयास बर्बाद हो गए और इस समय क्षमता और पृष्ठभूमि की बात करें तो गोथान वियत की तुलना में वह केवल बेहतर थी और बदतर नहीं थी। हुआ कानन गोन अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। तान येन ने चुपके से अपने दांत पीस लिए और अपनी उंगलियों को कसकर भींच लिया। उसे विश्वास था कि यह स्वर्ग द्वारा उसे दिया गया एक नया अवसर होगा। जब तक वह इस हो जिंगयान कार्ड को पकड़ सकती है, उसकी भविष्य की योजनाएं निश्चित रूप से और भी शानदार होंगी। यह सोचकर तैन येन का दिल उत्साह से धड़कने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी जलती हुई निगाहों को दबा लिया और बिना पलक झपकाए पोडियम के पीछे हुए जिंगयान को देखने लगी। पर अब आत्मपरिचय पृष्ठ को पलटने के बाद हुओ जिंगयान ने बात की। यह सही है, मैं 3 क्लास मॉनिटरों में से एक को क्लास प्रतिनिधि के रूप में चुनने की योजना बना रहा हूँ, जो असाइनमेंट सौंपने का प्रभारी होगा। वह रुका, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आंखों के नीचे की रोशनी अचानक चमक उठी। तो क्या तीनों कक्षा अध्यक्ष खड़े हो सकते हैं ताकि मैं उनके चेहरे देख सकूं? अध्याय 22 पागल कुत्ता सिरका जार। संपादन फोन। जब पहली बार हुओ तुआन ने हुओ जिंगयान को देखा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसके पीछे खड़े 2 भाइयों क्यू कैन और क्यू डू ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपना मुंह चौड़ा कर लिया। वे कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, फिर अपनी आवाज को सबसे निचले स्तर पर लाकर हुआक तुआन की ओर चल दिए। कियाओ जिन, भाई तुआन, क्या यह आपके बूढ़े पिता का दत्तक पुत्र नहीं है? वह अचानक यहाँ क्यों आया? और वह हमारा शिक्षक भी बन गया। कियाओ डू ने कर्कश स्वर में कहा। यह स्पष्ट रूप से भाई तुआन के साथ एक साजिश है। हुओ जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया और अपने सिर के ऊपर से टोपी खींच ली, जिसके किनारे ने उसके ठंडे, सुंदर चेहरे को ढक दिया। भले ही वह अग्रिम पंक्ति में सबसे चमकदार स्थान पर बैठा था, लेकिन हुओ जून का हॉल में ही सोने के इरादे को छिपाने का कोई इरादा नहीं था। क्यू कैन और क्यू डू ने एक दूसरे को देखा, चुपके से अपनी जीभें चटकाईं। आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह किसी को छड़ी से पीटने की लय जैसा लगता है ना? लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कियाओ जिन और कियाओ डू को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि उन दोनों ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि हुओ जिंगयान ने हुओ जून को सोते हुए देखा था। हुओ जिंगयान ने इसके कोई संकेत नहीं दिखाए। हुओ परिवार के चालाक दत्तक पुत्र के बारे में उन्होंने जो सुना था, उससे यह बिल्कुल विपरीत था। जब तक तो क्या तीनों कक्षा अध्यक्ष खड़े हो सकते हैं ताकि मैं उन्हें थोड़ा जान सकूं? कोमल आवाज ने एलीट क्लास की तीनों महिला छात्राओं को मदहोश कर दिया और वे चिल्ला उठीं। कियाओ जिन और कियाओ डू ने एक दूसरे को भावशून्यता से देखा। क्यू डू ने बोलने के लिए मुंह के आकार का प्रयोग किया। क्यू कैन ने आह भरी। उसका चेहरा सिकुड़ गया जब उसने काली बेसबॉल टोपी के नीचे पुरुष छात्रों की अगली पंक्ति को देखा। हालांकि वह बहुत करीब था, फिर भी वह केवल एक तीखी सफेद थोड़ी ही देख पाया। हुओ जून बहुत शांति से सो गया। हुओ जिंगयान के अभी अभी कहे गए शब्दों से उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक ही समय पर बहुउद्देशीय कमरे के अन्य 2 क्षेत्रों में किन यान जब हुओ जिंगयान को यह कहते हुए सुनती थी तो वह खड़े होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन दाईं ओर तन खा थोड़ा आश्चर्यचकित था।
को ताम तिन्ह ने पीछे से उसे धीरे से आग्रह किया। तब वह होश में आई, फिर खड़ी हुई और मंच तक चली गई। यह देखकर कि एलिट कक्षा 10 और 11 के दोनों क्लास लीडर खड़े हो गए थे। केवल बहुउद्देशीय कक्ष के बाईं ओर के क्षेत्र में एलिट कक्षा 12 में कोई हलचल नहीं हुई। पहली पंक्ति के पहले स्थान पर बैठा व्यक्ति हुओ जुन बिना किसी रोक टोक के सो गया। जीवंत वातावरण अचानक ठंडा हो गया। विशेष रूप से कक्षा 10 और 11 की छात्राओं के समूह में से अधिकांश ने घबराई हुई या चिंतित निगाहों से हुओ जिंगयान को देखा। तभी उन्हें अचानक याद आया कि इस बहुउद्देशीय हॉल में एक शैतान राजा लगता है। बाकी लोग उत्सुक थे, देखना चाहते थे कि हुओ जिंगयान क्या करेगा। सबकी निगाहों का केंद्र बनकर हुओ जिंगयान शांति से मुस्कुराई, अस्तव्यस्त तरीके से नहीं। जब तान येन और तान खा पोडियम पर पहुंचे तो वह शांति से मुस्कुराए। सिर्फ तुम दोनों? तान येन की आंखों में चमक आ गई और शर्मिंदगी भरी, क्षमाप्रार्थी मुस्कान प्रकट हुई। टीचर हो, नाराज मत होइए। सीनियर हो जुन ऐसे ही होते हैं। जब प्रिंसिपल आते हैं तो उनका व्यवहार भी ऐसा ही होता है। हुओ जिंगयान ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। इस नज़र का गहरा अर्थ था। एक पल में टैन येन को लगा कि दूसरों के बारे में गपशप करने के उसके सारे गंदे विचार हुओ जिंगयान की एक ही नज़र में समझ में आ गए। उसका दिल डर से कांप उठा, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसने पाया कि हुओ जिंगयान की आंखें और अभिव्यक्ति अभी भी पहले की तरह कोमल और खुश थी। टैन येन ने घबराकर अपनी लार निगल ली, अपनी आंखें नीची कर ली और अपनी मुट्ठियां फिर से भींच ली। यह उसका भ्रम होगा, यह होगा। इस बार वह इतना अच्छा अवसर अपने सामने से जाने नहीं देगी। लोगों को अपने जैसा बनाने के मामले में किनके का व्यक्तित्व चट्टान की तरह है। इसकी तुलना उसके गतिशील और अनुकूलनीय स्वभाव से कैसे की जा सकती है। इस तरह खुद को सांत्वना देते हुए तान येन के चेहरे पर मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। उसने फिर से अपनी आंखें उठाईं। हुओ जिंगयान की ओर देखते हुए उसकी मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। हुओ जिंगयान ने फिर भी वही प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऐसा लगता है कि वह इस कक्षा का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता है न? किनयान, शिक्षक वरिष्ठ हुओ जून को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओह, ठीक है, तो चलो उसकी बात छोड़ देते हैं। यह सुनकर तान येन को खुशी हुई। यह तो हुओ जिंगयान के अगले शब्द थे जिन्होंने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। चलो ऐसा करते हैं। हुओ जिंगयान मुस्कुराया और दो पूरी तरह से अलग भावों के साथ दोनों महिला छात्रों की ओर देखा। मेरे क्लास प्रतिनिधि के रूप में मुझे 3 क्लासों से संपर्क करना है। अच्छे संबंध होना निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। आप में से जो भी हो जून को मेरे सामने ला सकता है, वह क्लास प्रतिनिधि होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? किनयान की अभिव्यक्ति कुछ सेकंड के लिए सख्त हो गई। वह चिंतित थी और उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। फिर कुछ सेकंड बाद अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी। टैन येन ने अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा पीछे किया, अपने माथे से लटकते बालों के कुछ धागों को कानों के पीछे किया। सबसे पहले अपने बगल में टैन खा की ओर देखा, फिर हुओ जिंगयान की ओर देखने के लिए मुड़ी। धीरे से कहा, अगर टीचर हुओ को ऐसा चुनना है तो टैन खा को चुने। वह हमेशा रिश्तों को अच्छी तरह से संभालती हैं। सीनियर हुओ जून के साथ उनके संबंध भी बहुत अच्छे हैं। किनके का शरीर अकड़ गया, शायद इसलिए कि इस समय हुओ जिंगयान के सामने खड़ी, जिसे वह अपना माता पिता मानती थी, किनयान के ताने और मजाक से पूरी तरह से नाराज थी। लंबे समय तक मेरे दिल में निराशा की एक अभूतपूर्व भावना पैदा होती रही। तन खा ने अपना चेहरा घुमाया और तन येन की नकली मुस्कान को देखा। हालांकि वह गुस्से में थी, फिर भी उसने हल्की सी हंसी निकाली।
यह पहली बार है जब मैंने आपको इस तरह से प्रोत्साहित करते हुए सुना है, धन्यवाद। तान येन की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। जाहिर है उसने नहीं सोचा था कि आमतौर पर शांत रहने वाला तान खा इतने कम समय में उस पर पलटवार करेगा। वह आश्चर्य और अनिच्छा से बगल की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। तान येन अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जल्दी ही उसे होश आ गया। हुओ जिंगयान की पृष्ठभूमि को देखते हुए वह जानती थी कि वह मूर्ख नहीं है। अगर उसने तान खा के प्रति अपनी दुर्भावना को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट किया, तो हुओ जिंगयान को निश्चित रूप से पता चल जाएगा। उसके उद्देश्य के लिए यह न तो हानिकारक है और न ही लाभदायक। उसे इसे रोकने की जरूरत है। इस तरह सोचते हुए किन यान की आंखों में प्रत्याशा थी, क्योंकि वह हुओ जिंगयान को देख रही थी। उम्मीद है कि दूसरा पक्ष पहले पीछे हटने के उसके शब्दों को समझ सकता है। यह सुनकर कि किन के और हुओ जून गुप्त रूप से एक संबंध बना रहे थे और एक नई पसंद की स्थिति में बदल सकते हैं। लेकिन किन यान की आंखें इस बात से खुल गईं कि हुओ जिंगयान ने कुछ सेकंड के लिए सोचा, फिर वास्तव में मंद मंद मुस्कुराई और खुशी से आगे बोली, ठीक है, तो चलो जैसा वह कहती है वैसा करते हैं। उसने तान खा की ओर देखा और मुस्कुराया। जब तक आप हुओ जून को यहाँ ला सकते हैं, इस कार्यकाल के लिए प्रतिनिधि का पद आपका होगा। टैन येन, उसके ऐसा कहने का उद्देश्य यह नहीं था। तान येन ने अविश्वास से हुओ जिंग यान को देखा, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे का सामना करते हुए, जो बिल्कुल भी नहीं बदला। थोड़ी देर के लिए टैन येन को नहीं पता था कि क्या हुओ जिंगयान वास्तव में नहीं समझा था, या अगर वह समझता था तो अज्ञानी होने का नाटक कर रहा था। तान येन ने तान खा को ईर्ष्या और अनिच्छा से देखा। तान खा भी हुओ जिंगयान के समाधान से आश्चर्यचकित था। उसने आश्चर्य से हुओ जिंगयान को देखा और उसकी दृष्टि में हुओ जिंगयान हल्का सा मुस्कुराया। उसका चेहरा सौम्य था। क्या तुम्हें भी यह मुश्किल लगता है? तन खा को राहत महसूस हुई। यह सही है। यह हुओ परिवार का सौम्य और दूरदर्शी बटलर है, जिसे वह अपने पिछले जीवन में जानती थी। तान येन के वे विचार दूसरों को धोखा दे सकते थे, लेकिन हुआ कान्ह नगोन को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकते थे। यह सिर्फ किन ने अपना सिर घुमाया। 12वीं कक्षा के अभिजात वर्ग पर झिझकते हुए नजर डाली कला प्रशंसा प्रतिनिधि का पद पाने के लिए, ताकि वह हुओ जिंगयान से संपर्क कर सके, उसे हुओ जुन को जगाने के लिए कह सके। ऐसा निडर काम वास्तव में वह नहीं कर सकती थी। जैसे ही किन के चुपचाप दुविधा में थी, उसके और किन यान के पीछे से एक ठंडी हंसी आई। तो अब क्या? किन के दंग रह गई। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि हुओ जून ने अपनी टोपी नीचे खींच ली थी। खड़ा हुआ और उसके पास चला गया। उसका शरीर रुक गया। उसकी आलसी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। शिक्षक हो, अब आप क्या चुनेंगे? हुओ जून की आड़ू के फूल जैसी आंखें ऊपर उठीं और हुओ जिंगयान को घूरने लगी। स्पष्टता ऊपर से नीचे तक, एक प्रकार का उपहासपूर्ण अहंकार। तान खा ने असमंजस में हुओ तुआन को देखा। वह इस व्यक्ति के पागल होने की आदी थी, लेकिन ज्यादातर समय वह किसी के प्रति नकली चेहरा बनाने के लिए बहुत आलसी था। और इस समय हुओ जून के शब्दों ने हुओ जिंगयान को बहुत स्पष्ट उकसावे का खुलासा किया, और यह एक सक्रिय उकसावे था। यह हुओ जून के व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इसका केवल एक ही संभावित स्पष्टीकरण है। ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं और उनके बीच पुरानी दुश्मनी है। तन खा की आंखें चमक उठीं। क्या यह हो सकता है कि हुओ जून का वास्तव में हुओ परिवार के साथ कोई रिश्ता है? तान खा के सोचने का इंतजार किए बिना छोटे मंच के पीछे हुओ जिंग यान जोर से हंस पड़ा। इससे आपके लिए चीजें सचमुच कठिन हो जाएंगी। हुओ जिंगयान ने कुछ सेकंड के लिए हुओ जून का सामना किया, दूर देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
तो देखते हैं कि आप लोग इस क्लास में कैसा प्रदर्शन करते हैं। अगली क्लास में मैं तय करूंगा कि किसे नियुक्त करना है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, मंच के नीचे बैठी अन्य छात्राएं भी गुप्त रूप से उत्साहित हो गईं। किसी ने साहस दिखाते हुए हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, शिक्षक हो, अगर हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो क्या हम आपके कक्षा प्रतिनिधि भी बन सकते हैं? हुओ जिंगयान मुस्कुराया। बिल्कुल। उसने अपना सिर झुकाकर तीनों क्लास मॉनिटरों की ओर देखा। तो फिर आप लोग पहले अपनी सीटों पर वापस जाइए। तान येन का चेहरा सख्त हो गया। तनखा ने सिर हिलाया और अपनी जगह पर वापस आ गया। कुछ समय बाद भी छात्रों का उत्साह इतना अधिक नहीं बढ़ा था जितना कि अब बढ़ा है। यह देखा जा सकता है कि यह वास्तव में हुओ जिंगयान द्वारा स्वयं नहीं लिखा गया था। लेखन में कुछ गलतियां और त्रुटियां थीं, और उन्होंने हंसते हुए गलतियों को इंगित किया। सरल और अपरिष्कृत परिचय के साथ विभिन्न शैलियों की पश्चिमी पेंटिंग। हालांकि प्रत्येक चित्रण के बाहर कोई नाम नहीं था, हुओ जिंगयान अभी भी धीरे धीरे कलाकार, प्रेरणा, समय, पृष्ठभूमि और पेंटिंग की मुख्य विशेषताओं को बता सकता था। उन्हें अपने हाथ की तरह जानता था। आधे से अधिक पीरियड के बाद कक्षा में आधी छात्राएं हुओ जिंगयान पर मोहित होने वाली थी। कक्षा के बीच में क्यू कैन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। तुआन का, मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें ढूंढने आया था, बल्कि ऐसा लगता है कि वह हमारी छोटी बहन को चुराने आया था। दूसरों को नहीं पता, क्यूडू ने भी ठहाका लगाते हुए हंसते हुए कहा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जूनियर तान खा की आंखें हुआ कान्हन गोन को देखकर वास्तव में मोहित होने वाली हैं। क्यू कैन, क्या? असंभव। मैंने सुना कि तान येन और अन्य महिला छात्राओं को सवाल का जवाब देने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। लगता है तान खा ने अभी तक बात नहीं की है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद देख लीजिए। हुओ जून, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ने यह सुनते ही अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़र बहुउद्देशीय कमरे के आधे से ज्यादा हिस्से पर घूम गई और सीधे एलीट क्लास 10 की शीर्ष पंक्ति पर पड़ी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि क्याओ डू ने कहा था। क्लास मॉनिटर के रूप में आगे की पंक्ति में अकेले बैठे हुए, हालांकि किन के हुओ जिंगयान के सवाल का जवाब देने के लिए कतार में खड़े अन्य लोगों की तरह नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपना ध्यान पोडियम पर केंद्रित किया, यहाँ तक कि उनके दोनों हाथ आज्ञाकारी रूप से उनके घुटनों पर रखे हुए थे। उनकी पतली कमर सीधी थी। उनकी खूबसूरत बादाम जैसी आंखें चमक रही थी। बिना पलक झपकाए, बिना नजर डाले या बिना आंख मारे। यह भ्रमित होने वाला नहीं है, यह पहले से ही भ्रमित है। हुओ जुन का चेहरा काला पड़ गया। क्यू कैन ने पीछे से देखा और अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। थोड़ा रुको, तुआन का, स्कूल खत्म होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। लेकिन इस समय मंच पर हुओ जिंगयान ने भी अंतिम स्कूल के बारे में बोलना समाप्त किया। मुंज की पेंटिंग द स्क्रीम 1, अभिव्यक्तिवाद 2 की सबसे अधिक प्रतिनिधि और व्यापक रूप से प्रसारित कृतियों में से एक है। अगले भाग में हम इसे एक उदाहरण के रूप में लेंगे। सबसे पहले हम पश्चिम में अभिव्यक्तिवादी चित्रकला के विकास की ऐतिहासिक अवधि के बारे में थोड़ी बात करेंगे। हुओ जिंगयान ने बोलना समाप्त किया और अंतिम पृष्ठ पर चला गया। बड़े पर्दे पर एक नई तस्वीर दिखाई दी। बस इम्प्रेशनिस्ट स्कूल 3 को देखते हुए इम्प्रेशनिस्ट स्कूल के बाद अमूर्त स्कूल 4 अभिव्यक्तिवादी स्कूल का प्रकार जो अपेक्षाकृत आम लोगों के सौंदर्य शास्त्र को पार करता है, जिसे मास्टर चित्रकारों के मानकों द्वारा ढाला नहीं गया है। इस समय अचानक एक बहुत ही यथार्थवादी शैली के साथ एक पेंटिंग दिखाई दी। इसके विपरीत इसने यहाँ के छात्रों की आंखों को हल्का कर दिया। स्क्रीन पर लोगों और परिदृश्य का चित्र है। अग्रभूमि में घने काले बादल हैं।
जो तूफानों से घिरे हुए हैं। अग्रभूमि में घनी कंटीली झाड़ियों का एक समूह है जो गुच्छों में उग रही हैं। और अग्रभूमि और पृष्ठभूमि के बीच लंबे बालों वाली एक लड़की, जिसका स्कर्ट फड़फड़ा रहा था, इस भारी बारिश में कांटों के साथ फुर्ती से नाच रही थी। बहुत सुंदर। कुछ छात्राएं ऐसी भी थी जो आहें भरने से खुद को रोक नहीं सकी। हाँ, लेकिन इस पेंटिंग पर किसी कलाकार का नाम क्यों नहीं है? यह सही है। शायद टीचर ने मुझे फिर से भुला दिया। हा। टीचर हो, पेंटिंग का नाम क्या है? यह सही है। टीचर हो, यह पेंटिंग बहुत सुंदर है। क्या यह पेंटिंग स्कूल का मास्टर भी है? छात्राओं के सवालों के बीच हो जिंगयान स्क्रीन पर देख रही थी और असहाय होकर कड़वी मुस्कान दे रही थी। अभी जब उन्होंने इस पृष्ठ को पलटा तो एक क्षण के लिए वे स्तब्ध रह गए। जाहिर है उन्हें इस पृष्ठ पर चित्र देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस समय छात्राओं के प्रश्न सुनकर वह असहाय भाव से केवल अपनी आंखें उठा सका। ऐसा लग रहा था कि वह संकोच कर रहा है कि कहे या नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी में एक धीमी महिला आवाज गूंजी, फोंग वो किन्ह चुक। बहुउद्देशीय कमरा शांत था। उस आवाज को सुनने के बाद हर कोई अपनी आंखें ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं सका और उनमें से टैन येन की अभिव्यक्ति बेहद जटिल हो गई। ये अचानक शब्द वास्तव में किनके के मुंह से आए थे जो अब तक चुप था। किनके के पीछे खड़ी गु शिनकिंग भी हैरान थी। उसने अपनी आवाज कम की। के, तुमने अभी क्या कहा? किनके की आंखें उस जानी पहचानी पेंटिंग पर गौर से टिकी थीं। धीरे से बोली, उस पेंटिंग का नाम फेंग यू जिंगजी है। हाँ, तुम्हें पता है? बीच में किन यान की अभिव्यक्ति विकृत हो गई। उसने पोडियम पर हुओ जिंगयान को देखा, उम्मीद करते हुए कि वह कहेगा कि किनके का जवाब गलत था। इस कक्षा में उसका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अंतिम पृष्ठ पर किनके द्वारा उसकी प्रसिद्धि छीन ली जाएगी। इस समय पोडियम पर हो जिंगयान भी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना संयम पुनः प्राप्त किया। वह जोर से हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप में से कोई इस पेंटिंग को पहचान लेगा। किन यान के हाव भाव बदल गए। हो जिंगयान ने फिर किनके को देखा। मैं काफी उत्सुक हूँ। आप इस पेंटिंग के बारे में क्यों जानते हैं? पिछले उस्तादों के विपरीत इस पेंटिंग का लेखक सिर्फ एक अज्ञात जूनियर है। इस पेंटिंग का प्रचलन भी बहुत कम है, भले ही वह एक पेशेवर चित्रकार हो। इस पेंटिंग के बारे में जानने की संभावना अधिक नहीं है। तन खा चुप हो गया। उसे स्वाभाविक रूप से एहसास हुआ। उसके पिछले जन्म में यह पेंटिंग हो जिंगयान ने खुद बनाई थी और उसे दी थी। उसे गहराई से प्रभावित करने वाले शब्द भी वही थे जब उसने यह पेंटिंग दी थी। तभी उसे पता चला कि चित्रकार न्हात गोन, जो कला की दुनिया का एक अज्ञात नाम था, जो अभी अभी उभरा था और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया था, वह नकली नाम था जिसे हुआ कानन गोन ने इस्तेमाल किया था। लेकिन इस समय तनखा निश्चित रूप से ऐसा नहीं कह सकता था। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर खड़ी हुई और शांति से बोली, यह उस कलाकार का प्रतिनिधि काम है जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। फोंग वो किन्ह चुक ने हलचल मचा दी और कई पत्रिकाओं में इसकी चर्चा हुई। उस लेखक को अज्ञात जूनियर नहीं माना जाता है। हो जिंगयान के चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। अगर आप इस पेंटिंग का नाम जानते हैं तो मैंने अभी कई पेंटिंग्स का मतलब समझाया है, इसलिए अगर आप बुरा न माने तो क्या आप इस पेंटिंग के लेखक का मतलब भी समझा सकते हैं? तनखा की आंखें थोड़ी हिल गईं। अगले महीने हो जिंगयान का जन्मदिन है। उनके साप्ताहिक कक्षा कार्यक्रम के आधार पर अगर वह वास्तव में हो जिंगयान के साथ दूरी को कम करना चाहती है
करीब आना चाहती है और उस व्यक्ति को खोने के अपने फैसले को बदलना चाहती है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो वह केवल इस रास्ते पर जा सकती है। इस पर विचार करने के बाद तान खा ने हुओ जिंगयान की ओर देखा और शांति से उत्तर दिया, मैं। इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाती, एक अधीर आवाज ने बीच में टोका, गुरुजी, मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। तान खा सख्त हो गया। अगले ही पल उसने अपनी नजरें एक तरफ झुका ली। मध्य क्षेत्र में पहली पंक्ति से किन यान ने अपना हाथ उठाया और खड़ी हो गई। हुओ जिंगयान कुछ सेकंड के लिए रुका और मुस्कुराया। ठीक है, तो पहले तुम ही कहो। तैन येन अंदर से खुश थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह नहीं दिखाया। उसने गहरी सांस ली और पेंटिंग को गौर से देखने लगी। चित्र का समग्र रंग बहुत गहरा है और चाहे वह हवा और बारिश हो या कांटे, वे सभी बहुत खुरदरे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कलाकार वास्तविकता से उत्पीड़ित होने के प्रति एक प्रकार का असंतोष और प्रतिरोध व्यक्त कर रहा है, और वह इस बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अपने इच्छित सुगम और शानदार मार्ग का स्वागत कर सके। बोलने के बाद तान येन ने हुओ जिंगयान को बड़ी प्रत्याशा के साथ देखा, मानो उसकी पुष्टि या प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा हो। लेकिन उसे निराशा इस बात से हुई कि उसने जो कहा उस पर हुओ जिंगयान की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और हल्का सा मुस्कुराया, बुरा नहीं है। फिर हुओ जिंगयान ने अपना सिर घुमाकर तान खा की ओर देखा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप उससे सहमत हैं? हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, तन खा ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें गहरी निगाहों से तान येन की ओर देखने लगी, फिर पीछे देखने लगी। इस पेंटिंग की पृष्ठभूमि भारी और दमनकारी है। गुच्छों में उगती हुई कंटीली झाड़ियां और आपस में गुंथे हुए तूफान सभी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त और दर्शाते हैं। तान येन के चेहरे का मध्य भाग शिथिल हो गया, फिर उसकी आंखों के नीचे व्यंग्य भर गया। अभी अभी हम एक जैसे नहीं हैं। वाक्य, जिसमें एक छिपा हुआ अर्थ छिपा हुआ लग रहा था, ने उसे अंदर से परेशान कर दिया था। लेकिन अब इसे देखते हुए किन के स्पष्ट रूप से उसकी अभिव्यक्ति को दोहरा रहा था। लेकिन ठीक इस क्षण किनके ने अपना विचार बदल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस पेंटिंग का केंद्र वे परिदृश्य नहीं है, बल्कि वहां नाचती हुई लड़की है। पारंपरिक चित्रकला शैलियों में कई कलाकारों को विषय को उजागर करने के लिए दो विरोधी और विरोधाभासी चीजों का उपयोग करने की आदत होती है। उदाहरण के लिए कांटे और फूल, बारिश और धूप। लेकिन इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि कलाकार ने फूलों और धूप से संबंधित दो तत्वों से बचने की पूरी कोशिश की है। तान खा की आवाज सुनकर सभी छात्रों ने ध्यान से देखा, फिर किसी ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन तान येन ने भौहें सिकोड़ी और अपना मुंह खोलकर खंडन करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या यह भारीपन और दबाव का प्रकटीकरण नहीं है? तान खा ने उसकी ओर नहीं देखा। बोलते समय उसकी आवाज का लहजा पहले की तरह शांत रहा। इसे व्यक्त न करने का अर्थ आवश्यक रूप से लालसा नहीं है। यह पेंटिंग स्वयं यथार्थवाद की शैली से संबंधित है। हम इसे शैली के आधार पर देख सकते हैं। स्ट्रोक शुद्धतम वास्तविकता को व्यक्त कर रहे हैं। कोई फूल और धूप नहीं, बल्कि केवल कांटे और हवा और बारिश। तान खा की नजरें पेंटिंग से नीचे उतरकर पोडियम के पीछे खड़े हुए जिंग वुन की नजरों से मिली। उसकी आंखें हल्की चमक उठीं। इसलिए मुझे लगता है कि कलाकार और इस पेंटिंग के बीच यह नकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहा है, बल्कि हमें यह बता रहा है कि जीवन ऐसा ही है। जीवन का मतलब गुलाब देखने के लिए कांटों को तोड़ना नहीं है, नहीं, यह इंद्रधनुष देखने के लिए तूफानों से गुजरना है। अधिकांश लोगों का जीवन कांटों से भरा होता है, तूफानों को सहना पड़ता है और फूलों और धूप का व्यर्थ इंतजार करना पड़ता है। यह बेहतर है कि आप इसे स्वयं करें,
जो अधिक यथार्थवादी है। कांटों पर नृत्य करना सीखें जो गुच्छों में उगते हैं और आपस में गुंथे तूफानों में जोर से गाए। तान खां ने बोलना खत्म किया और अपनी आंखें नीची कर ली। यह मेरा स्पष्टीकरण है, धन्यवाद गुरुजी। वह चुपचाप बैठ गई। 4 या 5 सेकंड बाद बहुउद्देशीय कमरे के शांत कोने में अनियंत्रित तालियां गूंजने लगी। किन यान एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ बैठ गई। जाहिर है वह भी किनके की बातों से आश्वस्त थी। लेकिन पोडियम पर पहली बार हुओ जिंगयान ने छिपी हुई मुस्कान के अलावा कोई अन्य भाव प्रकट किया। वह हॉल के नीचे अगली पंक्ति में तान खां को बैठे देखकर चौंक गया और काफी देर तक वह अपना संयम वापस नहीं पा सका। बहुउद्देशीय कक्ष की पहली पंक्ति, बाईं ओर। हुओ जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने पोडियम पर हुओ जिंगयान की ओर देखा, फिर उस आदमी की नजर किनके पर पड़ी। कुछ सेकंड तक घूरने के बाद हुओ जुन की काली आंखों में भावनाएं पूरी तरह से डूब गईं। नोट: द स्क्रीम 1। यह 1893 और 1910 के बीच नॉर्वेजियन कलाकार एडवर्ड मंच द्वारा अभिव्यक्तिवादी शैली में पत्थर पर चित्रों और प्रिंटों के रूप में 4 कार्यों में से एक का नाम है। सभी पेंटिंग परिदृश्य और लाल आकाश के विपरीत निराशा और चिंता से भरे चरित्र को दर्शाती हैं। चित्रकार जो देखता है उसका वर्णन करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, भावनाओं की सतहीता से घृणा करता है। उनका इरादा अपनी तीव्र, तात्कालिक भावनाओं को यथाशीघ्र और दृढ़ता से व्यक्त करना था। इसलिए पेंटिंग झुकी हुई, असंतुलित है, स्ट्रोक मजबूत और कठोर है। पेंटिंग में पृष्ठभूमि परिदृश्य ओस्लो fjord है, जिसे एकेबर्ग, ओस्लो से देखा गया है। विकिपीडिया के अनुसार अभिव्यक्तिवाद 2। अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद एक कला आंदोलन है जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में प्रकट और विकसित हुआ, जिसकी विशेषता भावनाओं की अभिव्यक्ति में जोर और अतिशयोक्ति है। विषय की भावनाएं या खुद कलाकार की भावनाएं। विकिपीडिया के अनुसार प्रभाववाद 3 एक साहित्यिक और कलात्मक प्रवृत्ति है जो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पैदा हुई और विकसित हुई। साहित्य में प्रभाववाद को व्यापक और संकीर्ण अर्थ में समझा जाता है। व्यापक अर्थ में यह कलात्मक शैली की एक घटना है। संकीर्ण अर्थ में यह एक साहित्यिक आंदोलन है जिसमें एक निश्चित रचनात्मक पद्धति और एक विश्व दृष्टिकोण है जो मानव की सहज, प्रभावशाली और प्रतीकात्मक दुनिया की खोज करता है, जिसका गठन 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। स्रोत: टूडियनविकी के अनुसार अमूर्तन 4 अमूर्त कला 20वीं सदी की शुरुआत में 1910 से 1914 तक की एक पेंटिंग आंदोलन है। अमूर्त कला आकृतियों, पैटर्न, रंगों और रेखाओं की एक दृश्य भाषा का उपयोग करके एक ऐसी रचना बनाती है जो दुनिया के वास्तविक संदर्भों से कुछ हद तक स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकती है। विकिपीडिया के अनुसार अध्याय 23 अंदर एक भयंकर कुत्ता है। संपादन फोन तान खां के बैठने के बाद बहुउद्देशीय कमरे में तालियां रुकने से पहले लंबे समय तक चलती रहीं। और वहीं छोटे मंच के पीछे खड़े होकर हुओ जिंगयान ने अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। उसने तन खां को गहराई से देखा, फिर मुस्कुराया और अपनी नजरें हटा ली। लगता है आप लोगों ने मुझे कक्षा प्रतिनिधि चुनने में मदद की है ना? हाँ, यह सुनकर बहुउद्देशीय कक्ष में बैठे सभी छात्र मुस्कुरा उठे। हुओ जिंगयान मुस्कुराया और झुक गया। अगर ऐसा है तो आम भलाई के लिए सहपाठी किनके, है ना? अब से कला प्रशंसा पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनिधि का पद आपको सौंप दिया जाएगा। तान खां को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार पेंटिंग के पीछे यही अर्थ था जो हुओ जिंगयान ने उसे बताया था।
किन यान की अनिच्छुक ईर्ष्या ने उसकी आंखों के कोने को पकड़ लिया। किनके ने खड़े होकर शांत और कोमल आवाज में कहा, धन्यवाद शिक्षक। मंच के पीछे हुओ जिंगयान ने अपना सिर नहीं उठाया। उसने बस अपनी आंखें नीची कर ली और मेज पर रखी चीजों को साफ किया। उसकी आवाज में एक सौम्य मुस्कान थी। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है सहपाठी तनखा, चलो भविष्य में एक दूसरे की मदद करेंगे। तनखा अपनी हंसी रोक नहीं सका। लगभग उसी समय उसे अचानक एक ऐसी नजर का एहसास हुआ जो किन यान की नजर से भी अधिक तीव्र थी और जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। तनखा ने उस नजर की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सामने बेसबॉल कैप के नीचे ढंकी हुई आंखें थीं, जो गहरे काले रंग की तथा थोड़ी गहरी थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, तनखा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर आए हल्के बदलाव को देखते हुए सामने खड़ा छात्र अचानक उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसी समय स्पष्ट रूप से परिभाषित लंबे जोड़ों वाला एक सफेद हाथ ऊपर उठा और धीरे धीरे उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गया। तनखा का शरीर अकड़ गया। स्कूल खत्म हो गया। इस समय हो जिंगयान ने मंच पर भाषण दिया। छात्र उत्साह से खड़े हो गए। एक महिला छात्रा हो जिंगयान को खोजने के लिए आगे बढ़ी और प्रश्न पूछने के बहाने से परिचित होने लगी। बहुउद्देशीय कक्ष तुरंत अव्यवस्थित और शोरगुल वाला हो गया। तनखा की आंखों में हो तुआन का आकार धीरे धीरे छात्रों की छाया में डूब गया। उस मुस्कुराहट और नजर से दमन की भावना कट गई। तनखा की आंखें धीरे धीरे शिथिल हो गईं। अनिच्छा से उसने अपनी नजर वापस ले ली। खा को ताम तिन्ह ने उत्सुकता से लाइन छोड़ दी और तनखा के पास चली गई। क्या तुआन का अभी तुम्हें देख रहा था? हाँ। फिर उसकी वह हरकत। गुशिनकिंग को एक दृश्य याद आया जो उसने अभी अभी देखा था। उलझन में उसके हाथ को अपने कॉलर बोन पर रखने की हरकत की नकल करते हुए, नकल करने के बाद वह और भी संदिग्ध हो गई। उसकी उस हरकत का क्या मतलब था? किनके का चेहरा किसी कारण से गर्म हो गया। उसने नजरें फेर ली। कुत्ताम तिन्ह का हाथ नीचे खींचने के लिए आगे बढ़ी और औपचारिकतावश उत्तर दिया, कुछ नहीं। स्पष्ट रूप से कुछ तो है। गुशिनकिंग मुस्कुराई और आगे बढ़ी। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ ही समय हुआ है और तुम दोनों के बीच पहले से ही एक गुप्त संकेत है? उस हाथ के इशारे का क्या मतलब है? एक सूचना। किनके को डर था कि गुशिनकिंग को अंदाजा हो जाएगा, इसलिए वह कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर अस्पष्ट रूप से सच बता दिया। नहीं, इसे एक तरह की चेतावनी समझिए। चेतावनी? गुशिनकिंग दंग रह गई। हाँ, तुआनका ने तुम्हें चेतावनी दी थी? कौन सी चेतावनी? तनखा कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर आह भरकर मजाक किया। अंदर खूंखार कुत्ते हैं, उन्हें कसकर बांधकर रखो, नहीं तो तुम निर्दोष लोगों को चोट पहुंचा दोगे। गुशिनकिंग, हाँ 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 हाँ, खा, तुम बहुत मजाकिया हो। अगर जुनगे को पता चल गया कि तुमने उसकी पीठ पीछे ऐसा कहा है, तो वह बहुत नाराज होगा। किनके तो मूल कारण का पता लगाना चाहते हैं, लेकिन जानबूझकर यह विश्वास नहीं करते कि वास्तविक सच्चाई को नजरअंदाज किया गया था। यह वास्तव में किसी की बुरी आदत है। गुशिनकिंग की मुस्कान थोड़ी अजीब थी। किनके के शब्दों ने उसे तब तक हंसाया जब तक वह पीछे की ओर गिर नहीं गई। किनके के पास उसे समझाने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए वह उसे केवल हंसने दे सकता था। जब बहुउद्देशीय कमरे में लोगों की संख्या कम हो गई, तो तनखा ने फिर से हुओ जून की सीट पर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं बैठा था। मंच पर 3 स्तरीय महिला छात्राओं से घिरी हुओ जिंगयान को देखकर किनके केवल अंदर ही अंदर आहें भर सका, अपनी बेचैनी को दबा सका
और गु शिनकिंग के साथ बहुउद्देशीय कमरे से बाहर निकल गया। हुओ जिंगयान लगभग 15 मिनट तक महिला छात्राओं के बीच उलझा रहा। अंततः वह भागने में सफल रहा। वह पोडियम पर अकेले खड़े थे, अपने पीछे मंच के पर्दे हटा रहे थे। उनकी आंखें मंच की ओर देख रही थी। इस समय बहुउद्देशीय हॉल में कोई छात्र नहीं था। रोशनी मंद थी। वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। हुओ जिंगयान कुछ सेकंड के लिए चुपचाप खड़ा रहा। अपने सूट की जेब से अपना सेल फोन निकाला, पहला नंबर दबाया और कॉल किया। कुछ सेकंड बाद फोन कनेक्ट हो गया। दूसरी ओर एक गहरी, मध्यम आयु वर्ग के पुरुष की आवाज थी, जिसमें वर्षों के परिष्कार और गरिमा के निशान थे। वह अस्तित्व जिससे हुओ जिंगयान सबसे अधिक परिचित था और जिसकी प्रशंसा करता था। फोन उठाते ही हुओ जिंगयान ने बोलने की पहल की, चाचा, मैं जियो जुन से मिला हूँ। हाँ। दूसरी तरफ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज में बहुत उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन विदेश जाने से पहले हुओ जिंगयान ने इतने सालों तक हुओ शेंगफेंग का अनुसरण किया था, यहाँ तक कि दूसरे पक्ष की भावनाओं में थोड़ा सा भी बदलाव हुओ शेंगफेंग के व्यक्त करने की प्रतीक्षा किए बिना वह पहले से ही इसका अनुमान लगा सकता था। इस समय तो इसकी बात ही छोड़िए। भावनात्मक संयम देखभाल फिर से सिर्फ कुछ भागों से अधिक कहना चाहते हैं। मैं अभी किएन थान पहुंचा हूँ। पहले मैं खुद को व्यवस्थित करूंगा। लड़के के मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। हुओ जिंगयान ने अपनी आंखें नीची कर ली। जब आप आए थे तो थोड़ी सी अस्वीकृति को छोड़कर जियो जून अभी भी अच्छा कर रहा है, हुओ शेंगफेंग ने धीमी आवाज में कहा। उस लड़के को उसकी मां ने बिगाड़ दिया था। जब से उसे अपनी पृष्ठभूमि के बारे में पता चला है, उसने कभी भी हुओ परिवार या चाचा के प्रति कोई सद्भावना नहीं दिखाई है। इस बार यह तुम्हारे लिए कठिन रहा है। चाचा, यह मेरी स्थिति है। हुओ जिंगयान ने शिक्षण सामग्री का आखिरी ढेर पैक किया। मैं उसे हुओ परिवार के पास वापस ले जाऊंगी। मुझे यही करना चाहिए। हुओ जिंगयान ने रोका, एक पल के लिए संकोच किया और फिर पूछा, यह सिर्फ इतना है कि आप सुनिश्चित करते हैं कि वह उसे हु जोंगलू की पहचान लेता है। अगर उसके पास हु परिवार के सबसे बड़े बेटे की पहचान नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ एक नाजायज बच्चा है, तो इस सर्कल में उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए नीचे देखा जाएगा। उसे हु परिवार को विरासत में देने के लिए एक वैध पहचान देने के लिए मैं उस क्षण से तैयारी करना शुरू कर देता हूँ, और अब जो कि उसके लिए कठिन काम करता है। एंगफेंग ने एक भारी सूंघने दिया और एक सारांश वाक्य को बाहर फेंक दिया। मैं उसे इस तरह अपना भविष्य बर्बाद करने की अनुमति कतई नहीं दूंगा। हुओ जिंगयान कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे पता है, चाचा। मैं टियो तुआन को आपकी पीड़ा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फोन के दूसरी ओर हुओ शेंगफेंग ने एक पल के लिए सोचा। उसका स्वर थोड़ा नरम हो गया। अगर टियो तुआन कान्ह नगोन जैसी चीजों को समझ पाता, तो मुझे इतने साल बिताने की जरूरत नहीं पड़ती। हुओ जिंगयान, एक दिन जियो जुन समझ जाएगा। ऐसा ही हो। हुओ शेंगफेंग ने आह भरी, लेकिन इसके बजाय कहा, तुमने मुझे जिस मामले की जांच करने के लिए कहा था, वह कैसा चल रहा है? आज कक्षा में तान खा नाम की लड़की के बारे में सोचते हुए हुओ जिंगयान की आंखें थोड़ी हिल गईं। शायद इसलिए कि वह अपनी पेंटिंग का सही मायने में अर्थ समझने वाली पहली व्यक्ति थी। यह पहली बार था जब हुओ जिंगयान ने हुओ शेंगफेंग से झूठ बोला था। आज मैंने जो देखा उसके अनुसार टियो तुआन का किसी भी छात्रा के साथ कोई अंतरंग व्यवहार नहीं था। मैं जांच जारी रखूंगा। ठीक है, तो मैं टियो तुआन का मामला आप पर छोड़ता हूँ। हाँ, चिंता मत करो। 1 या 2 मिनट बाद बातचीत खत्म हो गई। हुओ जिंगयान ने अपना सेल फोन रख दिया
अपने साथ लाई गई विविध शिक्षण सामग्री उठाई और फिर बहुउद्देशीय कमरे के ऊंचे मंच के बगल में सीढ़ियों से नीचे चला गया। इस समय कमरे में पोडियम पर लगी कुछ ठंडी सफेद एलईडी लाइटों को छोड़कर बाकी जगह अंधकार में डूबी हुई थी। जब हुओ जिंगयान आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरा तो सामने बहुउद्देशीय कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। दालान में रोशनी चमक रही थी। जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला था वह दरवाजे से टिककर खड़ा था। उसके हाथ जेबों में थे। उसके पतले होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी आंखों के कोनों का मोड़ ठंडा था। इतना शानदार बायोडाटा और केवल इतनी तुच्छ बातें करना, क्या तुम्हें अपमानित महसूस नहीं होता? पहले तो हुओ जिंगयान कुछ सेकंड के लिए चौंक गया और स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और फिर से मुखौटे जैसी मुस्कान ला दी। यह मेरा कर्तव्य है। जिम्मेदारियां, हुओ जून ने व्यंग्य किया। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते? उस बूढ़े आदमी ने आपको कितने लाभ दिए हैं जिससे आप जिद करके अपना जीवन उसे बेच सकें? इस दुनिया में हर चीज को लाभ से नहीं खरीदा जा सकता। हुओ जिंगयान रुक गया। उसकी आंखों की गहराई में तीक्ष्णता गायब हो गई और वह फिर से मुस्कुराया। यह सिर्फ इतना है कि मैंने नहीं सोचा था कि यंग मास्टर झोंगलो इस तरह की छोटी मोटी बातें करेंगे, जैसे कि अन्य लोगों की फोन पर बातचीत को सुनना। जैसे ही उसने संबोधन का वह रूप सुना, हुओ जुन की अभिव्यक्ति और आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। हुओ जिंगयान ने सोचा कि हुओ जून या तो उसका खंडन करेगा या फिर पीछे मुड़कर चला जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हुओ जून की आंखें कुछ सेकंड बाद डूब गईं, लेकिन वह फट नहीं गया या भाग नहीं गया। इसके बजाय उसकी आंखों के नीचे की क्रूर और गर्म स्वभाव वाली किरणें दब गईं। दरवाजे के सामने खड़े होकर, जहां रोशनी बहुउद्देशीय हॉल में चमक रही थी, हुओ जून ने ठंडी हंसी में कहा, मुझे आप लोगों के बीच की चालों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आह, तो यह युवा मास्टर ट्रोंग लाओ है। होआक तुआन ने दूसरी ओर देखा। कुछ सेकंड बाद वह धीरे से हंसा। उस मुस्कुराहट में थोड़ी क्रूरता थी, लेकिन उससे भी अधिक कुछ भावना थी जिसे हुओ जिंगयान समझ नहीं सका। मैं बस आपसे कुछ पुष्टि करना चाहता हूँ। हाँ, हुओ जिंगयान की आंखें चमक उठीं। युवा मास्टर झोंगलो, आप जो भी जानना चाहते हैं, मैं आपको सब कुछ जरूर बताऊंगा, बिना एक शब्द भी छिपाए। हुओ जुन ने उसे इस तरह कभी नहीं देखा था। तो सुनने के बाद उसकी आंखें अभी भी पहले की तरह व्यंग्यात्मक थीं। उनके भीतर एक निश्चित भावना धीरे धीरे बढ़ रही थी। तान खा, क्या तुम उसे पसंद करोगे? हुओ जिंगयान दंग रह गया। स्तब्ध होकर वह हंसे बिना नहीं रह सका। यही तो तुम पूछना चाहते हो? ऐसा लग रहा था कि हुओ जून भी जानता था कि उसका सवाल बेहद बचकाना था। मुंह खोलने से पहले उसकी आंखों में शर्मिंदगी के निशान कम ही दिखाई दिए, लेकिन एक बार जब शब्द उसके मुंह से निकल गए तो वह उन्हें वापस नहीं ले सका। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे नहीं पूछ रहे हो। हुओ जिंगयान फिर भी मुस्कुराया। हालांकि सिद्धांत रूप में यंग मास्टर झोंगलो और मैं एक ही वंश के हैं, लेकिन उम्र के मामले में मैं तुम्हारे जैसे युवा सहपाठियों का चाचा होने के लिए काफी बूढ़ा लगता हूँ। मुझसे 20 साल छोटी लड़की को पसंद करना। यंग मास्टर झोंगलो के दिल में, क्या मैं इतना भयानक हूँ? हुओ जून ने उसकी चिढ़ाने वाली बातों को नजरअंदाज किया। तुमने कहा। अपना मन बना लेने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। हुओ जिंगयान की आंखें हिल रही थी, अभी भी उसे वापस बुला रही थी। तुमने मुझे और अपने पिता को फोन पर बात करते हुए सुना होगा। हुओ जून का शरीर अचानक रुक गया जब वह घूमा। वह पलटा नहीं, बस अपना चेहरा झुका लिया। उसकी मूल रूप से तीखी ठोड़ी अचानक एक अत्यंत तीखी वक्रता में बदल गई।
उसकी काली काली आंखें भी पूरी तरह से ठंडी हो गईं, बिना किसी गर्मजोशी के। वह मेरे पिता नहीं है। मेरा कोई पिता नहीं है। हो जिंगयान ने इस विषय पर ज्यादा समय नहीं बिताया, जिससे हो जून के साथ विवाद पैदा हो गया, बल्कि बुद्धिमानी से इसे छोड़ देने का फैसला किया। मुझे लगता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका क्या मतलब था। तो तो हो जिंगयान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। मुझे लगता है कि अगर यंग मास्टर झोंगलो वास्तव में उस लड़की को पसंद करते हैं, तो इस स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको करनी चाहिए वह है उससे दूर रहना चाहिए। हो जुन ने यह सुना, अचानक उसके गले से एक क्रूर हंसी निकली। तो क्या हुआ? मेरे शब्दकोश में चाहिए या नहीं चाहिए जैसा कुछ नहीं है, केवल चाहिए या नहीं चाहिए जैसा कुछ है। हो जिंगयान ने मुश्किल से भौहें सिकोड़ी। क्या आप उसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिस पर आप निर्भर रह सकें? हो जून इसे और अधिक नहीं रोक सका और पलट गया। युवक का ठंडा और गोरा चेहरा अब दरवाजे के बाहर से रोशन हो गया था। सूरज की रोशनी आपस में उलझी हुई थी और तीखे किनारे और भी स्पष्ट रूप से उकेरे गए थे। उसकी पलकें उठीं, उसकी आलसी और ठंडी मुस्कान। अपनी दार्शनिक भावनाओं को मुझ तक मत फैलाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वह रुका, थोड़ा झपकाते हुए। उसकी काली काली आंखें रोशनी की तरह थी जो थोड़ा सा भी चमक नहीं सकती थी। हो जिंगयान, क्या तुम जानते हो कि तुम में और मुझ में, तुम लोगों में, यहाँ तक कि उस बूढ़े आदमी और उसके पूरे हो परिवार में सबसे बड़ा अंतर क्या है? हो जिंगयान की आंखें चमक उठीं। मैं ध्यान से सुनने को तैयार हूँ। बूढ़ा आदमी और तुम दोनों हो परिवार से हो। भले ही उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें केवल हो परिवार का एक वफादार कुत्ता बनने के लिए पाला हो, फिर भी वह एक महान नस्ल है। हो जून ठंडी हंसी, उसकी आंखें जीवन की तीखी धार से छुरा घोंपने के दर्द से भर गईं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या कहते हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं कुछ घटिया झोंगलो का यंग मास्टर नहीं था, बल्कि सड़क के किनारे एक आवारा कुत्ता था जिसे हर कोई लात मार सकता था। क्या आप जानते हैं कि आवारा कुत्तों की आदतें क्या है? महान कुत्तों? हो जून ने अपना सिर उठाया और सीढ़ियों पर खड़े हो जिंगयान को देखा। वह मुस्कुराया। उसके दांत बर्फ की तरह सफेद थे, उसकी आंखें रात के आसमान की तरह काली थीं, बहुत सरल। जो कोई भी मेरी चीजों को छूने की हिम्मत करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें फाड़ दूंगा, उन्हें टुकड़े टुकड़े करके निगल जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आप है या वो परिवार। अध्याय 24। दोनों के बीच क्या संबंध है? इस अध्याय में चित्र हैं। यदि आप अध्याय की सामग्री नहीं देख पा रहे हैं, तो कृपया पढ़ने के लिए अपने ब्राउज़र के छवि प्रदर्शन मोड को सक्षम करें। संपादन फुन जब उसे हो जिंगयान का फोन आया, तो किन के गु शिनकिंग के साथ कियांडे हाई स्कूल के पुरुष गेट की ओर जा रही थी। गुरुजी, हाँ। परिचित आवाज सुनकर तनखा सचमुच आश्चर्यचकित और थोड़ा स्तब्ध रह गया। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको थोड़ी देर और रुकने के लिए कहना भूल गया था। मुझे अभी याद आया। मुझे माफ करें सहपाठी तनखा, क्या आप कृपया वापस आ सकते हैं? अगली कक्षा के पाठ्यक्रम के लिए मुझे आपको सूचित करना है। कृपया वापस जाएं और सभी के लिए तैयारी करें। ओह, अभी? हाँ, मैं अभी बहुउद्देशीय कमरे के बाहर खड़ा होकर आपका इंतजार कर रहा हूँ। बेशक, अगर आप फ्री नहीं हैं, तो हम कोई और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी फ्री हूँ, तनखा ने कहा। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। फोन रखते हुए
तान खा ने अपना सेल फोन रख दिया, अपने बगल में खड़े को ताम तिन्ह की ओर देखते हुए। ताम तिन्ह, मैं शायद आज तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगा। तारा को ताम तिन्ह को याद आया कि कैसे तान खा ने फोन के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति को संबोधित किया था, और वह आश्चर्यचकित होकर पूछे बिना नहीं रह सका, क्या यह शिक्षक हुआक है जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, यह अगले पाठ की विषय वस्तु से संबंधित है। ओह, ठीक है, मैं अकेले ही घर जाऊंगा। मुझे माफ करें। यह कुछ भी नहीं है, यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। कुत्ताम तिन्ह ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, फिर घूम गई, लेकिन जैसे ही वह आधी ओर मुड़ी, उसे अचानक कुछ याद आया और वह रुक गई। अरे जियाओ के, तुमने अपना फोन नंबर टीचर हुओ को कब दिया? तनखा का शरीर अचानक अकड़ गया, उसकी अभिव्यक्ति भी चौंक गई। मैंने उसे नहीं दिया। फोन नंबर देने की बात तो छोड़िए, बेसिक क्लास के बाद भी उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। को टैम तिन्हा, हाँ? तो फिर टीचर हुआक को आपका सेल फोन नंबर कैसे पता है? तनखा की आंखें हिल गईं। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, शायद होमरूम टीचर से पूछ लो। यह सही है, होमरूम शिक्षक के पास सभी की संपर्क जानकारी है। मैं कितना मूर्ख हूँ। तो मैं पहले जाऊंगा, परसों स्कूल में मिलते हैं। खा खा। हाँ, मिलते हैं। कुत्ताम तिन्ह को दूर जाते हुए देखकर तान खा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह अपनी भौहें सिकोड़े बिना न रह सकी। किसी कारण से, भले ही उसने गु शिनकिंग को एक उचित जवाब दिया था, उसे हमेशा यह महसूस होता था कि यह मामला इतना सरल नहीं था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा। उसके पिछले जीवन और इस जीवन की घटनाएं एक साथ मिश्रित थीं, इतनी अराजक कि इसने तनखा को निराश कर दिया, कोई सुराग खोजने में असमर्थ। उसने अपना सिर हिलाया, ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर फेंक दिया और सबसे पहले हुओ जिंग्यान को खोजने का फैसला किया। तान खा मुड़ा और चला गया। उसने यह नहीं देखा कि गु शिनकिंग, जो उसके पीछे दक्षिणी गेट से बाहर जा रही थी, अचानक रुक गई। क्यांडे हाई स्कूल के दक्षिणी गेट के बाहर पत्थर की पट्टिका के सामने कई लोग रास्ता रोक रहे थे। गु शिनकिंग को अकेले बाहर आते देख सबसे पास खड़ा कियाओ जिन दंग रह गया। अरे, जूनियर हाई स्कूल की लड़की, क्या तुम जूनियर हाई स्कूल की लड़की किनके के साथ नहीं हो? वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? आम तौर पर छात्र हो जिनका अनुसरण करने वाले पुरुष छात्रों से कमोबेश डरते हैं, और गु शिनकिंग कोई अपवाद नहीं है। क्यू कैन द्वारा पूछे जाने पर उसका चेहरा कठोर हो गया, उसकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। खा खा। खा खा को मिस्टर होक ने होमवर्क देने के लिए वापस बुलाया था। हुओ जिंग्यान ने उसे बुलाया। क्यू कैन यह सुनकर चौंक गया। उसने अपना सिर क्यू डू की ओर घुमाया, अपना पैर आगे बढ़ाया और लात मारते हुए पूछा, तुम क्या सोचते हो? पात देखना निश्चित रूप से अच्छे इरादे नहीं हैं। क्यू डू ने भौहें सिकोड़ी। उसने कुछ कहना चाहा और अपना मुंह खोला, लेकिन फिर भी सावधानी से को ताम तिन्ह की ओर देखा, एक औपचारिक मुस्कान देते हुए। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की बहन के पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, तुम जा सकती हो। हाँ, को ताम तिन्ह ने जल्दी से बैग का पट्टा पकड़ा और तेजी से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद क्यू डू कहानी के मुख्य मुद्दे पर पहुंचा। मुझे डर है कि वो परिवार देख लेगा कि तुआन का रास्ता साफ नहीं है और कहीं और से हमला करने की योजना बनाएगा। तनखा से क्याओ जिन दंग रह गया, फिर मुस्कुराया। हालांकि यह सच है कि यह पहली बार है जब जून जी ने किसी लड़की के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। क्या आपको नहीं लगता कि किनके का जून जी पर बहुत अधिक प्रभाव है? कम से कम मुझे लगता है कि वो परिवार की जून जी सफलता बनने में
अभी भी उसे बहुत समय लगेगा। क्यूडू कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, भौहें सिकोड़ी और शांति से बोला, मुझे भी नहीं पता, लेकिन बेहतर होगा कि तुम इतनी जल्दी ऐसा न कहो, वरना बाद में तुम्हारा चेहरा फिर से दुखेगा। क्यू कैन, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए? पता नहीं। क्यूडू ने अपने पैरों पर लात मारी। टुआनका के बाहर आने का इंतजार करो, उसे बताओ, देखो वह क्या करने जा रहा है। हाँ, बस इतना ही। मुझे बस इतना चाहिए कि आप इन्हें तैयार करें, और फिर मुझे तीनों कक्षाओं को सूचित करने के लिए आपको परेशान करना पड़ेगा। बहुउद्देशीय कमरे के बाहर दोपहर के करीब सूर्य की रोशनी पत्थर की सीढ़ियों को ढक रही थी। हुओ जिंगयान एक तरफ खड़ा होकर खुशी से मुस्कुराते हुए किनके को देख रहा था। क्या कोई समस्या है? हाँ, तनखा ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मुझे याद है। तो यह आपके लिए कठिन रहा है? नहीं, तनखा ने अपना सिर हिलाया। घर जाते समय सावधान रहना, गुरुजी। ठीक है, मैं भी। हुओ जिंगयान मुस्कुराया, उसकी अभिव्यक्ति कोमल थी। उसने पाठ योजना बंद कर दी, घूम गया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद उसकी गति धीमी हो गई और अंततः रुक गई। ऊपर खड़े होकर तनखा अभी अभी लिखे गए अपने काम को पलट रहे थे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका सिर उठाया है। सूर्य की रोशनी के कारण वह आंखें सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। हो जिंगयान चुप था। उसके कोण से छोटी लड़की की त्वचा शुद्ध सफेद जेड़ की तरह गोरी और सफेद थी, और उसकी नाजुक विशेषताओं को उसके अंडाकार चेहरे पर कुशलता से चित्रित किया गया था। सबसे सुंदर उम्र में पूरे शरीर में कोई दोष नहीं पाया जा सकता। इसके अलावा शांत और मनभावन स्वभाव, जो प्रयास से नहीं बना है, पुराने सफेद कागज के टुकड़े की तरह है, दूसरों को रुकने और रुकने पर मजबूर करता है। जितना अधिक वे चित्र बनाते हैं, उतना ही अधिक वे इसे अपने लिए रखना चाहते हैं, यह नहीं जानते हुए कि भविष्य में यह किस प्रकार की आश्चर्यजनक पेंटिंग होगी। जुआन पेपर या जिंग काउंटी पेपर एक प्रकार का कागज है जो प्राचीन चीन में उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग लेखन और ड्राइंग के लिए किया जाता है। जुआन पेपर अपनी कोमलता और चिकनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है, जो चीनी सुलेख और चित्रकला दोनों के लिए कलात्मक अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है। विकिपीडिया के अनुसार कोई आश्चर्य नहीं कि हुओ जून उसे पसंद करता है। मुझे डर है कि पहले यह गहरा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आता गया, वह उतना ही गहरा होता गया, खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ। हुओ जिंगयान को हल्का सिरदर्द हुआ और वह हंस पड़ी। किनके को समझ में नहीं आया कि वह उस पर क्यों हंसा, क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में इस व्यक्ति से बहुत परिचित थी, इसलिए उसने अब अपना मुंह खोलते समय बहुत अधिक पीछे नहीं हटी और सहज रूप से भ्रम में पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? ऐसा लगता है कि आप और हुओ जून बहुत करीब हैं। किनके की अभिव्यक्ति सख्त हो गई और उसने सिर हिलाया। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने बस अपने संदेह से पूछा, शिक्षक हो, क्या आप और हुओ जून एक दूसरे को जानते हैं? हुओ जिंगयान, तुमने ऐसा क्यों पूछा? किनके, हालांकि हुओ जून का व्यक्तित्व जिद्दी है, लेकिन वह दूसरों को भड़काने की पहल नहीं करेगा, इसलिए आज की क्लास ने मुझे थोड़ा अजीब महसूस कराया। ऐसा लगता है कि तुम वाकई उसे बहुत अच्छी तरह समझते हो। हुओ जिंगयान जोर से हंसा। अपनी बात खत्म करने के बाद वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर अचानक अपना मुंह खोला और विषय बदल दिया। आज की क्लास में जो पेंटिंग थी, उसका रचनात्मक अर्थ तुम्हें कैसे लगा? किनके ने एक पल के लिए सोचा और फिर भी सीधा सादा रहना चुना। हुओ जिंगयान के सामने वह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जो जानबूझकर उसे धोखा दे। मुझे वह पेंटिंग वाकई पसंद है, लेकिन रचनात्मक अर्थ, असल में मैं
मेरे परिवार के एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था। उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में जो कहा, उसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए मैंने हमेशा इसे अब तक याद किया है। किनकी के शब्दों को सुनने के बाद हु जिंगियन लंबे समय के लिए चुप था और आखिरकार वह अचानक जोर से हंस गया। सच्चाई, मैं कुछ ऐसा भी प्रकट कर सकता हूँ जो मुझे आपको नहीं बताना चाहिए। यह सच है कि हु जून और मैं एक दूसरे को जानते हैं। किनकी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने सहज रूप से एक सवाल पूछा, फिर आपका रिश्ता क्या है? आप वास्तव में चाहते हैं? यदि आपको पता है, तो आप हो जून से पूछ सकते हैं। अगर वह तुम्हें बताने को तैयार है, तो मुझे इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। बोलने के बाद हो जिंगयान मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। किनके हो जिंगयान के कबूलनामे से भावुक हो गया और उसे नहीं पता था कि वह स्कूल से कैसे बाहर निकल गई। जब तक वह दक्षिणी गेट पर नहीं पहुंची और अचानक उसके सामने एक आकृति ने उसे रोक दिया, तब तक उसे होश नहीं आया। किनके ने अपनी आंखें उठाईं, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। हो जून। अध्याय 25। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। संपादन फुन फुन होआक तुआन। कुछ ही दूरी पर खड़े युवक को देखकर तनखा का शरीर अकड़ गया। जब से हो जिंगयान ने स्वीकार किया कि वह और हो जून वास्तव में परिचित थे, किनके के दिल में भयानक अटकलें एक बार फिर सामने आ गईं। इसके अलावा हर दूसरे दिन के विपरीत इस बार यह अंतर्ज्ञान या शून्यता की भावना नहीं थी, बल्कि ठोस सबूत थे। अपने पिछले जीवन में हुओ परिवार में रहने के दौरान वह बहुत स्पष्ट रूप से समझती थी कि हुओ परिवार की चौथी नौ हुओ झोंगलो की ही पीढ़ी की थी। पिता हुओ शेंगफेंग और उनकी पत्नी, जिनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी, का केवल एक बेटा हुओ झोंगलोऊ था और कोई अन्य वंशज नहीं थे। लेकिन तान खा की धारणा के अनुसार उसे यह भी याद नहीं था कि होआक ट्रोंग लाओ के कोई चचेरे भाई बहन थे या नहीं। लेकिन अगर हो जुन हो झोंग लोऊ है, तो वह अभी कियानदे हाई स्कूल में कैसे हो सकता है? अपने पिछले जीवन में हो जिंगयान ने उसे स्पष्ट रूप से बताया था कि जब वह छोटा था, हो झोंगलो को उसके पिता हुओ शेंगफेंग ने सबसे कुलीन शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा था और वह स्नातक होने के बाद ही देश लौटा था। कई जटिल और अराजक चीजों ने किनके के दिल को परेशान कर दिया, जिससे वह परेशान हो गई। इस समय हो जून पहले ही आगे बढ़ चुका था। अभी जब वह युवक से मिला था, तो उसके चेहरे पर सुस्ती और ठंडक थी। जब तक वह उठकर उसके करीब नहीं गया, तब तक तनखा को उसकी काली आंखों में एक और भावना नहीं दिखी। उसका दिल थोड़ा डूब गया, लेकिन फिर भी उसने धीरे से बोलने की पहल की। तुम यहाँ क्यों हो? हुओ जुन ने अपनी ठोड़ी उसकी ओर उठाई। तनखा, हुओ जुन जोर से हंसा। क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो? तनखा ने सख्ती से कहा। क्या आपके पास मुझे खोजने के लिए कुछ है? हो जिंगयान कहाँ है? वह तुमसे क्या चाहता है? तनखा दंग रह गया। तुम्हें कैसे पता चला कि टीचर होक मुझे ढूंढ रहे थे? वह झिझकते हुए बोली। उन्होंने मुझे मेरे सहपाठियों के लिए अगली अवधि की तैयारी करने हेतु कुछ चीजों के बारे में बताया। छोटी लड़की की बात सुनने के बाद हो जुन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें सिकोड़ ली। कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे का सामना करते हुए हो जुन धीरे से मुस्कुराया। वह 2 कदम आगे बढ़ा, जिससे दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई। तान खा को ऐसा लगा जैसे वह लड़के की छाती से चिपक जाएगी। सहज ही वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन अचानक इस समय वह व्यक्ति थोड़ा नीचे झुका और उसके कान में फुसफुसाया। गुरुजी, हो? उसने अपना चेहरा पलट लिया। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए उस छोटी लड़की के खूबसूरत गोरे चेहरे को देख रही थीं। उसकी आंखों में मुस्कान थोड़ी ठंडी थी। अभी तो सिर्फ एक क्लास हुई है और तुम दोनों पहले से ही इतने करीब हो।
तान खा। तान खा ने आधा कदम पीछे हटते हुए असहाय रूप से हो जुन की आंखों में देखा। क्या इसे ही आप नजदीकी कहते हैं? यदि नहीं, तो मैं उसे कैसे संबोधित करूं? हो जिंज्ञान। क्या तुमने नहीं पूछा कि मुझे कैसे संबोधित करना है? बस ऐसे ही, तनखा। तनखा, क्या तुम बीमार नहीं पड़ोगे? जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, दोनों स्तब्ध रह गए। तनखा ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया, भौहें सिकोड़ी और आंखें नीची कर लीं। अपने पिछले जीवन में हो झोंग लो की उसे पाने की इच्छा बहुत प्रबल थी। हर बार जब उसे इस हद तक मजबूर किया जाता कि वह इसे टाल नहीं सकता था, तो तनखा एक ही बात कहता। मुझे नहीं पता कि यह उसके पिछले विचारों के प्रभाव के कारण था, लेकिन इस समय वह आत्तन हो जून से बात कर रही थी। तनखा को सिरदर्द हुआ। माफ करना, मैंने यह बात बिना सोचे समझे कह दी। बोलने के बाद उसने अपना सिर उठाया, मूल रूप से यह सोचकर कि वह हो जून को आश्चर्यचकित देखेगी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि पुरुष छात्र की आंखों में न केवल वह कोई दुखी भावना नहीं देख सकती थी, इसके विपरीत उन काली आंखों में एक छिपी हुई मुस्कान भी थी। तनखा दंग रह गया। तभी उसने हो जून को धीरे से हंसते हुए सुना। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, नई सुधार की कोई जरूरत है। जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे अब भी अच्छा लगता है। हो जुन ने एक पल के लिए सोचा, अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और बिना पलक झपकाए बस उसकी ओर देखा। क्योंकि जब तुम ऐसा कहती हो तो मुझे एक खास एहसास होता है। तनखा घबरा गया। उसने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ा। कैसा एहसास? हो जुन के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया। महसूस हो रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं और आपके साथ मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तनखा। छोटी लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस अपनी आंखें खोलीं और झुक गई। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, यह सिर्फ एक भ्रम है। यह कहते हुए तनखा उस व्यक्ति की नजरों से बचने के लिए दूर हट गया। उसके दिल में थोड़ा अपराध बोध हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आखिरकार जान गई थी कि क्यों उसके पिछले जीवन में हो झोंगलो हमेशा उसके इन शब्दों से अस्थायी रूप से शांत हो जाता था। लेकिन ये शब्द ही थे जो उसे रात में बेहद पागल बना देते थे। इन बातों से हो जून और हो झोंग लो के व्यक्तित्व बहुत अलग थे। उसके सामने हो जून हमेशा सीधा और बेबाक लगता था। भले ही उसकी गहरी इच्छाएं बाहरी लोगों के लिए अदृश्य थी, लेकिन वह उन्हें उससे जरा भी नहीं छिपाता था। लेकिन हो झोंग लो अलग है। शुरू से अंत तक उसने कुछ नहीं कहा। सब कुछ उसके दिल की गहराई में दफन था। इसलिए अपने पिछले जीवन में मृत्यु तक तानखा यह नहीं समझ सकी कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में उसे पसंद करता था या उसे सिर्फ अपने लिए एक खिलौना समझता था। क्या ये दोनों व्यक्ति वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं? तनखा का मूड उलझन में था और उसने अपनी आंखें नीची कर ली। काफी देर बाद उसने अपना मन बना लिया और हो जून की ओर देखा। क्या तुम आजाद हो? हो जुन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ, तनखा, मैं सचमुच कुछ जानना चाहता हूँ। अगर आप आज दोपहर को फ्री हो तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इस बार हो जून के मुंह खोलने का इंतजार किए बिना उसने कियाओ कैन को बगल से हंसते हुए सुना। क्या बुरा समय है, जूनियर किन के? यदि आप जून गे के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि हर महीने के पहले शनिवार की दोपहर को वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए नर्क जाता है। तान खा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। तो परसों स्कूल जाओ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, हो जून ने उसे बीच में रोक दिया। परसों तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आज साथ चलते हैं। तनखा को थोड़ा आश्चर्य हुआ।
लेकिन क्यू कैन और क्यू डू सीधे तौर पर दंग रह गए। कुछ सेकंड बाद उन दोनों ने अपना संयम वापस पा लिया। क्यू कैन ने आश्चर्य से हुआक तुआन को देखा। तुआन का, क्या तुम गंभीर हो? हु जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। तान खा की ओर देखने के लिए मुड़ा। क्या आप आज दोपहर व्यस्त हैं? तान खा ने सहजता से अपना सिर हिलाया। पास नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास है। तन खा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं नरक में नहीं जाना चाहता। हु जुन ने अपने होठों के कोने चाटे और मुस्कुराया। क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं था? मेरे साथ आओ, तुम जो भी पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अगर आज दोपहर हो गई तो यह निश्चित नहीं है कि मैं अभी भी उस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा या नहीं। तन खा कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर अनिच्छा से सिर हिलाया। एक साथ घूम रहे दो लोगों की पीठ की ओर देखते हुए क्यू कैन ने भावशून्यता से क्यू डू को देखा। क्या तुआन सचमुच तान खा को हमारी सभा में शामिल करना चाहता है? हाँ, सच। हालांकि वह भी काफी हैरान थी, लेकिन क्याओ कैन के भ्रमित रूप को देखकर क्याओ डू हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। याद है मैंने अभी तुमसे क्या कहा था? क्या तुम्हारा चेहरा अभी दर्द कर रहा है? क्याओ कैन। क्याओ कैन, यह वास्तव में दर्द कर रहा है। आप सही हैं। आप बहुत जल्दी किनकी के प्रभाव को कम करके। किनकी जीन ने कहा कि क्याइयो ने कहा कि क्याइयो दू ने कहा है। ओजून ने जानबूझकर किया था कि विशेष रूप से कियान डे के लिए विशेष रूप से एक प्रदर्शन किया गया था, लेकिन इस शनिवार की दोपहर को भीड़ में बहुत सारे ग्राहक नहीं थे। लेकिन यह बहुत अधिक नहीं था। नहीं, यह है कि हूँ जून के पीछे था। दूर के अंत में किन की मान्यता थी। वह व्यक्ति था जिसे वह पिछली बार मिला था। वह उनसे परिचित था। उस आदमी का नाम वेई शेंग था। इस समय उसने यह भी देखा कि वे आ चुके हैं। हो जून के आगे बढ़ने और सीढ़ियों पर चढ़ने का इंतजार किए बिना वेई शेंग मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। अभी बोलना समाप्त किया। देखो, क्या लिटिल हो परिवार नहीं आया है? लेकिन आज तुम तीनों आधे घंटे देर से आए हो। तुम्हें खुद को 2 सजा देने की जरूरत है। जहां तक अंतिम शब्द छोड़ो का सवाल है। वेई शेंग ने किनके को अपने पीछे देखा और अचानक चुप हो गया। 2 या 3 सेकंड के बाद वेई शेंग को होश आया। उसने अपनी आंखें रगड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपना सिर घुमाए बिना अपने पीछे वाले व्यक्ति से बातचीत शुरू करते हुए पूछा, क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरी आंखें दूरदर्शी हैं? मैं क्यों देख रहा हूँ कि ज्यो हो जिया आज एक छोटी बहन को यहाँ लेकर आई है। सोफे पर लगभग 20 युवा हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। वेई शेंग के ये शब्द कहने के बाद वे अचानक रुक गए और सारी जीवंत आवाजें गायब हो गईं। कुछ ही सेकंड में तन खा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कई आंखें एक साथ उसे घूर रही हों। वह थोड़ा सा भौंचक्की हुई। माँ, यह सच है। बहुत शांत। किसी को होश आया और उसने चिढ़ाते हुए कहा, लिटिल हुओ ने हमसे झूठ क्यों बोला और यह नहीं बताया कि वह अपने प्रेमी को साथ लाया है। हे भगवान, इंजेक्शन वाला फल कितना सुंदर है। जियांग ओएर, पुरानी बीजिंग बोली, आम तौर पर महिलाओं, सुंदर लड़कियों को संदर्भित करने के लिए प्रयोग की जाती है। उन हल्की हंसी का सामना करते हुए हुओ जून को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके पीछे छोटी लड़की असहज थी। उसने बिना किसी ध्यान दिए अपनी पलकें उठाईं, एक तरफ हट गया, तन खा के शरीर को ढक लिया और उन आलोचनात्मक निगाहों को रोकने में उसकी मदद भी की। बकवास मत करो। हुओ जून ने अपना निचला होंठ काटा और जोर से हंसा। गर्लफ्रेंड नहीं। छोटी हुओ, इतनी विनम्र मत बनो। बाहर बैठा व्यक्ति हंसा। मैं इसे यहाँ लाया। अगर यह गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या है? हुओ जून 2 सेकंड के लिए चुप रहा, फिर अपना सिर घुमाकर तान खा की ओर देखने लगा।
वह मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराया नहीं। अपनी आंखें नीची कर ली और पूछा, तुम मेरे लिए क्या हो? तनख्वाह। तनख्वाह। जब छोटी लड़की ने अपने भावहीन छोटे चेहरे से उसे देखा, तो वो जून को अंदर ही अंदर खुजली महसूस हुई। उसका सिर ऊपर नीचे होने लगा। उसकी काली आंखों में भारी भावनाएं फिर से चमक उठीं और अंततः एक मुस्कान में बदल गईं। ओह, मैं समझ गया। वह पलटा। उसकी हंसी ने हेल बार के शोरगुल भरे संगीतमय माहौल को और भी भारी बना दिया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद केवल हुओ जुन को शांति से मुस्कुराते हुए और कहते हुए सुनने के लिए, उसे मेरे स्वामी के रूप में माने हर कोई।